आज हम आपके अध्याय 10 का जो वृत्त टॉपिक जो पढ़ते आ रहे हैं पिछले कुछ कालखंडों से, वहाँ का उसमें से एक पृष्ठ क्रमांक 256 में एक प्रमेय 57 है। देखिए पुस्तक पलटकर, पृष्ठ क्रमांक 256 का प्रमेय 57 खोलिए। देखिए कथन क्या कहता है प्रमेय का। तीन असमरेख बिंदुओं से एक और तीन असमरेख बिंदुओं से होकर तीन असमरेख बिंदुओं से होकर एक और केवल एक और केवल एक, या उसी को हम अद्वितीय कह सकते हैं। एक और केवल एक या अद्वितीय वृत्त खींचा जा सकता है। प्रमेय का कथन, तीन असमरेख बिंदुओं से होकर एक और केवल एक वृत्त खींचा जा सकता है। अद्वितीय का मतलब उसका या उससे अलग दूसरा कोई भी नहीं। अद्वितीय का मतलब उसके जैसा दूसरा संभव ही ना हो, वह अद्वितीय कहलाता है। एक और केवल एक। तो यहां देखेंगे कथन के अनुसार, सबसे पहले जैसे आपको मैं बताते आया हूं, दिए गए प्रमेय के कथन में से दिया हुआ भाग कि कथन में क्या दिया है और उस कथन से हमें क्या सिद्ध करना है, मतलब कहां पहुंचना है, क्या लाना है, वो देखिए। क्या दिया है? तीन असमरेख बिंदु दिया है। तीन असमरेख बिंदु। अब वो तीन असमरेख बिंदु कौन कौन से हैं देख लीजिए। मैं बना रहा हूं चित्र में A, B, C। इस प्रकार से असमरेख का मतलब आप समझते होंगे। सबसे पहले समरेख को समझ लीजिए। पिछली कक्षा 9वीं में आपने पढ़ा है, छोटी कक्षाओं में भी इससे आप भली भांति परिचित हैं। समरेख और असमरेख, दो या दो से अधिक, दो बिंदु सदैव समरेख होते हैं। दो से अधिक बिंदु यदि एक रेखा में स्थित ना हो, एक बिंदु A, दूसरा बिंदु B और तीसरा बिंदु यदि हम ऐसा ले लेते हैं कोई बिंदु C, यदि वो तीनों बिंदु से होकर हम एक सीधी रेखा ना खींच सके, क्योंकि तीसरे बिंदु से होकर जाने वाली रेखा यहाँ से मुड़ जाएगी, जो कि सीधी रेखा नहीं कहलाएगी। इस प्रकार से A, B और C से होकर जाती हुई जो रेखा है वह सरल रेखा नहीं है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि A, B, C असमरेख है। और यदि इस स्थिति में देखेंगे तो A, B और C समरेख है। तो समरेख वे बिंदु जो जिनसे एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। असमरेख बिंदु वे बिंदु होते हैं जिनसे एक सीधी रेखा नहीं खींची जा सकती। जैसे ब्लैक बोर्ड में मैंने तीन बिंदु लिया है A, B और C। देखिए इन तीनों बिंदुओं से होकर हम एक सरल रेखा नहीं खींच सकते, सीधी रेखा नहीं खींच सकते, अर्थात ये तीनों बिंदु A, B और C असमरेख कहलाएंगे। तीन बिंदु A, B, C ये दिया है। तीन असमरेख बिंदु A, B, C असमरेख आपको स्पष्ट हो गया, एक सीध में नहीं है। हमें क्या सिद्ध करना है कि इन तीन असमरेख बिंदुओं से सिद्ध करना है कि A, B तथा C से होकर
और केवल एक और केवल एक वृत्त खींचा जा सकता है। ए, बी और सी से एक और केवल एक वृत्त खींचा जा सकता है। एक और केवल एक वृत्त खींचा जा सकता है। या उसको एक ही वृत्त खींचा जा सकता है ऐसा बता सकते हैं। ए, बी तथा सी से होकर एक और केवल एक ही वृत्त, ऐसा लिख सकते हैं। एक और केवल एक ही वृत्त खींचा जा सकता है। ये देखिए आपको केवल दिया हुआ है बिंदु ए, बिंदु बी, बिंदु सी। इसके अलावा अब आगे का काम जो हमको करना है आपको पहले बताया जा चुका है। रचना के अंतर्गत लिखेंगे क्या करना है। देखिए चूंकि आप ज्यामिति पढ़ रहे हैं, बताने का अलग से आवश्यकता नहीं है। कंपास बॉक्स आपके पास हमेशा होने चाहिए। स्केल निकालिए, ए से बी को मिलाइए, बी से सी को मिलाइए। ए बी ऐसा कह सकते हैं इसको, ए से बी को मिलाया, ए से बी को तथा बी से सी को मिलाया। अब ए से बी और बी से सी को मिलाया। अब प्रकार आपके पास है, कंपास बॉक्स खोलिए, प्रकार लीजिए, प्रकार में पेंसिल लगाइए। अब ए बी देखिए, ए बी के आधे से ज्यादा, क्या बोल रहे हैं ध्यान से देखिए, ए बी का ये लगभग आधा हुआ, देख रहे हैं। आधे से ज्यादा मतलब इस आधे से थोड़ा अधिक, इतना मैं फैला देता हूं। ये देखिए ए बी के आधे से ज्यादा, ए बी के आधे से ज्यादा चाप लेंगे। प्रकार की नोक बिंदु ए पर रखकर ऊपर के तरफ चाप और ए बी के ऊपर और ए बी के नीचे चाप खींचेंगे। उसी चाप को बिना फैलाए नोक बी पर रखेंगे। पहले वाली चाप को काटेंगे। इस प्रकार से स्पष्ट देखिए, दो कटान बिंदु मिल गए। इसको नाम दे देंगे कटान बिंदु P और ये L, दोनों को मिलाइए। ये PL क्या किया हमने अभी, AB के आधे से अधिक लंबाई का चाप लिया, AB के आधे से अधिक लंबाई का चाप लिया। प्रकार की नोक को A पर रखा और एक AB के ऊपर और नीचे पहले चाप खींचा। फिर प्रकार की नोक को बिना चाप को फैलाए, हमने जो चाप लिया है उस चाप को बिना फैलाए B पर रखा। B से ही पहले वाले चाप को काटा, दो कटान बिंदु प्राप्त हुए P और Q। ऐसे ही अब AB, अब BC के लिए तो वैसे ही BC का देखिए, BC का आधा भाग लगभग यहां तक है, BC के आधे से अधिक प्रकार को देखिए। यदि BC रेखा की लंबाई AB से थोड़ा अधिक है तो प्रकार को थोड़ा फैलाना होगा। देखिए BC के आधे से अधिक, ये BC का आधा है, BC के आधे से अधिक हमने चाप लिया। और BC के दोनों तरफ, BC के दोनों तरफ बिंदु B से और बिंदु C से चाप खींचा। इस प्रकार से
कटान बिंदु देखिए, दोनों चाप का कटान बिंदु, इसको नाम देंगे क्यू एम। चाप की लंबाई यदि अतिरिक्त हो तो उसको आप मिटा सकते हैं। ये देखिए P से L को जैसे मिलाया, ये P से L को मिलाया, ये बिंदु Q से बिंदु M को मिलाएंगे, दोनों कटान बिंदु को। ये बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत सावधानी से करना है। ये काम बहुत सफाई से करना है, बहुत सावधानी से करना है। इसको आप घर में जाकर के एक दो बार अच्छे से अभ्यास कीजिएगा। कंपास बॉक्स का काम है, प्रकार का स्केल का हम उपयोग कर रहे हैं। इसका उपयोग यदि आप भली भांति अच्छे से नहीं कर पाएंगे तो ये प्रमेय का जो हम चित्र बनाने का प्रयास कर रहे हैं वो आपसे चित्र नहीं बन पाएगा, ध्यान रखिएगा। इसलिए, और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं, जो भी हम इस अध्याय में, वृत्त वाले अध्याय में, या जो प्रमेय हमने पढ़ा अभी तक, जैसे वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करती है, या चाप का अंश माप केंद्र पर बने कोण का दुगुना होता है, इस प्रकार से परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है, अर्धवृत्त का अंश माप 90 अंश होता है। जितने भी हमने प्रमेय पढ़ा, तमाम जो प्रमेय आज तक मैंने आपको अभ्यास करवाया, उन सभी प्रमेय में मैंने एक वृत्त बनाया था, आपने भी बनाया होगा। प्रयास कीजिएगा कि सभी वृत्त प्रकार की सहायता से बनाएं। हाथ से बनाते हैं, जैसे मैंने कुछ प्रयास किया था, तो टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, वृत्त अच्छे से गोलाई पे नहीं आ पाता। इसलिए प्रयास करेंगे कि जैसे मैंने अभी आप प्रकार की सहायता से जो चाप काटा था, तो वृत्त बनाते समय, अभी आपको वृत्त बनाकर दिखाऊंगा, तो वृत्त बनाते समय प्रकार की सहायता से ही वृत्त बनाइएगा। आगे देखिए, अभी हमने क्या किया, AB का, इसको बोलते हैं लंबार्धक। जब आधे से अधिक लंबाई का चाप लेकर के दोनों तरफ चाप काटे हैं, कटान बिंदु को मिलाते हैं, तो वह रेखा जो है उसको हम कहते हैं लंबार्धक। तो AB का लंबार्धक क्या नाम हो गया, देखिए AB का लंबार्धक क्यू है PL। वैसे ही BC का लंबार्धक खींचा, BC का आधे से अधिक लंबाई का चाप लिया, BC का आधे से अधिक लंबाई का चाप लेकर के दोनों तरफ चाप काटा। सॉरी, एक गलती हुई, देख लीजिए। कटान बिंदु Q कहाँ था, ये कटान बिंदु था, मैंने इसको बिंदु P से मिला दिया था। ये पहला बिंदु P था, P को यहां लिखेंगे। अब पहला बिंदु P, ये बिंदु था, ये दूसरा बिंदु Q था। अब P से L को मिलाया, अब Q से M को मिलाएंगे। ये इस कटान AB का दो चाप ऊपर और नीचे, ये P और Q था, दोनों को हमने मिलाया। ऐसे ही Q और M को मिलाएंगे। मैं Q को मिटा के दूसरी जगह लिखूंगा, क्योंकि यहाँ पे लाइन पे आया है। यदि आपको समझ में आ जाता है यहाँ पर Q लिखा हुआ है तो कोई समस्या नहीं है। तो या फिर कटान बिंदु जो Q मिला था, इसको मैं यहाँ पर लिखूंगा, Q को मिटा दूंगा ऐसे। अब स्पष्ट हो गया क्या किया हमने, AB तथा BC, A से B को मिलाया था, रेखा AB मिला था, B से C को मिलाया, रेखाखंड BC मिला। अब रेखाखंड AB तथा BC के लंबार्धक, और लंबार्धक आपको बताया जा चुका है, जब हम प्रकार से आधे से अधिक लंबाई का चाप लेकर के दोनों तरफ चाप काटते हैं और दोनों कटान बिंदु को मिलाते हैं, तो वह लंबार्धक जिस रेखा का लंबार्धक होता है उस रेखा पर लंब होता है, 90 अंश का कोण भी बनाता है, साथ ही साथ उस रेखा को समान दो भागों में बांटता भी है। लंबार्धक उस रेखा पर लंब होगा, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं PL AB पर लंब भी है, 90 अंश का कोण बनाएगा। यहाँ पर इस कोण को आप माप कर देख सकते हैं, 90 अंश का कोण बनाता है, इसलिए उसको हमने कहा लंब। और लंबार्धक मतलब AB को समान दो भागों में बांटता है, मतलब उसका अर्धक खींचता है, इसलिए उसका नाम है लंबार्धक। तो हमने AB
का लंबार्धक खींचा, BC का लंबार्धक खींचा, AB तथा BC का लंबार्धक कौन कौन सा, AB का लंबार्धक PL तथा BC का लंबार्धक QM खींचा। ये देखिए हो गया। दोनों लंबार्धक जब हम खींच लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, ये रेखा जो है लंबार्धक PL और ये जो लंबार्धक है QM, दोनों का कटान बिंदु देखिए, ध्यान से देखिए चित्र में, ये दोनों का कटान बिंदु यहां पर बिंदु मिला है O। ये देखिए, इस बिंदु को O नाम देंगे। दोनों PL और QM का कटान बिंदु जो होगा वह बिंदु O कहलाएगा, उस बिंदु को O नाम देंगे। और O से PL जो लंबार्धक है, PL और QM दोनों को PL तथा QM दोनों का कटान बिंदु O है। O को A से मिलाया, O को A से मिलाना है, O को B से मिलाया, ऐसे ही O को C से मिलाया। ये नामांकन आप समझ पा रहे हैं स्पष्ट? इसको लाइन से आप करते जाएंगे मेरे साथ तो आपको समझ में आ जाएगा। चित्र में 3 बिंदु, ये बिंदु P इस बिंदु के लिए है, इस कटान बिंदु के लिए Q था, और इन दोनों लंबार्धकों का जो कटान बिंदु O था उसको हमने बिंदु O कहा था। अब जब हमने PL और QM खींचा, PL और QM खींचा, तो यहां पर ध्यान से देखिए, पहले ही हमको जो रेखाखंड AB और BC मिला था, क्या दोनों समांतर है? देखिए AB और BC दोनों से क्या समांतर हैं? ये कहलाता है समांतर रेखाएं। क्या आपको ऐसा दिखाई देगा कि AB और BC समांतर हैं? नहीं। तो यदि AB और BC समांतर नहीं है तब उनके लंबार्धक भी समांतर नहीं होंगे। ध्यान से देखिए, रेखाखंड AB और रेखाखंड BC, चूंकि AB तथा BC समांतर नहीं है, ये संकेत बताता है कि AB तथा BC समांतर नहीं है, इसलिए इनके जो लंबार्धक होंगे PL और QM, PL और QM ये भी समांतर नहीं है। PL और QM भी समांतर नहीं है। AB और BC समांतर नहीं है, इसलिए इनके जो लंबार्धक हैं PL और QM वो भी समांतर नहीं है। और जब 9वीं कक्षा में आपको एक प्रमेय बताया गया था, जब दो रेखाएं असमांतर होती हैं तो वो दोनों रेखाएं आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं किसी एक बिंदु पर। दो रेखाएं एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर काटती हैं तो हमने क्या कहा, रेखा PL और QM की बात हो रही है, तो ये PL और QM दोनों असमांतर है देखिए, तो इसलिए वो दोनों एक दूसरे को कहां पर काटती हैं? बिंदु O पर। क्यों काटेंगी, मैंने बताया आपको अभी कि जब दो रेखाएं PL और QM समांतर नहीं होते हैं तो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। अतः PL और QM समांतर नहीं है, तब दोनों लंबार्धक परस्पर एक बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है।
अब O से A, B तथा C को मिला दीजिए। हमने क्या किया, O से, ये देखिए, यदि PL और QM समांतर नहीं है तो दो असमांतर रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी केवल एक बिंदु पर। तो जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, अर्थात आपने पढ़ा भी होगा प्रमेय कि दो असमांतर रेखाएं एक और केवल एक उभयनिष्ठ बिंदु आविष्ट करती हैं, ऐसा आपने पढ़ा होगा। वह बिंदु जो दोनों रेखाओं में उभयनिष्ठ होता है। एक रेखा में असंख्य बिंदु होते हैं, दूसरे रेखा में भी असंख्य अलग अलग बिंदु होते हैं, परंतु दोनों रेखा यदि असमांतर हैं, प्रतिच्छेदी हैं, तो दो प्रतिच्छेदी रेखाओं में एक ऐसा बिंदु होता है जो दोनों में उभयनिष्ठ होता है। वही बिंदु की, उसी बिंदु की हम बात कर रहे हैं। तो बिंदु PL और बिंदु QM दोनों असमांतर हैं, तब दोनों लंबार्धक परस्पर बिंदु O पर, एक बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। फिर हमने क्या किया, बिंदु O मिल गया, बिंदु O से A को मिलाया, बिंदु O से B को मिलाया, बिंदु O से C को मिलाया। इस प्रकार से आपका चित्र इस प्रकार से बन रहा, देखिए, O से A, B तथा C को मिलाया। अब ये आपका हो गया रचना के अंतर्गत। इतना काम आपको रचना के अंतर्गत करना है, स्पष्ट हो गया। अब इसकी उपपत्ति देखेंगे, देखिए, अब इसकी उपपत्ति देखेंगे, ध्यान से देखिए। चित्र में बिंदु O कहां स्थित है, AB के लंबार्धक PL, ये देखिए यहां से ये PL, AB का लंबार्धक PL और इसी PL लंबार्धक पर बिंदु O स्थित है। तो इसको हम लिखेंगे बिंदु O चूंकि बिंदु O AB के लंबार्धक PL पर स्थित है, इसलिए O से A की दूरी और O से B की दूरी समान होगी। ऐसा क्यों? नवीं में एक बिंदु पथ वाला अध्याय है, वहां पर एक प्रमेय आता है कि किसी रेखा के लंबार्धक पर स्थित प्रत्येक बिंदु से उस रेखा के दोनों बिंदु समदूरस्थ होते हैं। अर्थात हमने मान लीजिए एक रेखा AB लिया, इसका लंबार्धक मान लीजिए हम PQ खींचते हैं, तो इस बिंदु, यहाँ पर बिंदु O लेते हैं तो O से A की दूरी और O से B की दूरी समान होगी। यहाँ पर कोई दूसरा बिंदु लेते हैं, सपोज M ले लेते हैं, तो M से A की और M से B की दूरी समान होगी। यहाँ पर भी यदि हम बिंदु लेते हैं तो इस बिंदु से दोनों, यहाँ से इस प्रकार से OA और OB की दूरी सदैव समान होती है। तो किसी रेखा के लंबार्धक पर स्थित प्रत्येक बिंदु से उस रेखा के दोनों बिंदु समदूरस्थ होते हैं, समान दूरी पर स्थित होते हैं। इसलिए AB का लंबार्धक PL है, तो PL पर स्थित एक बिंदु O है, तो O से A की दूरी और O से B की दूरी समान होगी। इसलिए इसी को मैंने लिखा है OA बराबर OB। ठीक है, यहां देखिए, चूंकि बिंदु O AB के लंबार्धक PL पर स्थित है, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, AB का लंबार्धक PL पर एक बिंदु O है। मैंने आपको भी बताया भी था, किसी रेखा के लंबार्धक पर स्थित प्रत्येक बिंदु से उस रेखा के दोनों छोर अर्थात बिंदु A और बिंदु B समदूरस्थ होते हैं, उनके बीच की दूरी समान होती है। वही मैंने लिखा था, OA और OB समान होगी। इसी प्रकार बिंदु O BC के लंबार्धक QM पर भी स्थित है। देखिए, क्योंकि दोनों का कटान बिंदु है, हमने क्या लिखा था, दोनों लंबार्धक परस्पर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। उस कटान बिंदु को हमने कौन सा नाम दिया था, बिंदु O माना, एक बिंदु O माना था। तो O बिंदु लंबार्धक PL पर भी स्थित है
और वही बिंदु O लंबार्धक QM पर भी स्थित है। तो इस प्रकार से हम इसको कह सकते हैं। इसी प्रकार बिंदु O BC के लंबार्धक QM, BC के लंबार्धक QM पर भी स्थित है। इसलिए बिंदु O से B और बिंदु O से C के बीच की दूरी OB और OC समान होंगे, अर्थात बिंदु O से B और C समदूरस्थ होंगे। अब समीकरण 1 और 2 देखिए ध्यान से। OA बराबर OB, OB बराबर OC। तो 1 व 2 से क्या प्राप्त हुआ देखिए, OA बराबर OB समीकरण 1, OB बराबर OC समीकरण नंबर 2। तो 1 और 2 से या 1 और 2 को मिलाने पर ऐसा कह सकते हैं OA बराबर OB बराबर OC। इसको एक मान लेते हैं R। तीनों की लंबाई समान है, उसको हमने एक संकेत माना है R, जिसका प्रयोग हम वृत्त की त्रिज्या के लिए करते हैं स्मॉल r। बिंदु O से A, O से B और O से C तीनों बिंदु समदूरस्थ हैं। इतना स्पष्ट हो गया। और तीनों की लंबाई को हमने कितना मान लिया, R मान लिया। अब क्या करना है, दोनों लंबार्धकों का जो कटान बिंदु O था उसको केंद्र मानेंगे, और ये तीनों लंबाई जो समान है उन तीनों में से किसी एक लंबाई को या R लंबाई को इसको कह सकते हैं OA या OB या OC लंबाई का त्रिज्या लेंगे और एक वृत्त खींचेंगे। अब वृत्त कैसे खींचना है देखिए, इसको मैं मिटाऊंगा। कथन तो आपके पुस्तक में छपा हुआ है, शेष आप लिख लिए होंगे। ये देखिए क्या करना है। अब O को केंद्र मानेंगे। केंद्र का मतलब जब हम प्रकाश से वृत्त खींचते हैं तो केंद्र मानते हैं, उस केंद्र बिंदु पर प्रकार की नोक रखेंगे और प्रकार को इतना फैलाएंगे, कितना कहा गया है, वृत्त की त्रिज्या कर लेना। प्रकार की चाप को फैलाना मतलब यहां से वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। वृत्त की त्रिज्या क्या लेना है, OA, OB या OC। और चूंकि तीनों लंबाई समान है तो O से A, ये देखिए O से A, O से B और O से C। यहां पर एक चीज मैं आपको और बता दूं, यदि ये जो कार्य जितना मैंने ब्लैक बोर्ड में भी किया, यदि आप भी अपनी कॉपी में कर रहे हैं और आपने सही किया है, सही और गलत इसमें स्पष्ट हो जाएगा। देखिए यदि आपने जो काम सही किया है तो लगन से किया होगा, तो ये जो बिंदु O है हमारे पास देखिए ब्लैक बोर्ड में देखिए, बिंदु O से A, B और C तीनों की लंबाई, तीनों के बीच की दूरी समान होगी। और यदि ऐसा है तो बिंदु O को केंद्र मान के प्रकार के नोक को O में रखेंगे और इस प्रकार से A, B, C से होकर जाता हुआ एक वृत्त खींच लेंगे। ठीक है, देखिए कितना बढ़िया चित्र बन गया। O को केंद्र माना और O से A, O से B या O से C किसी एक को त्रिज्या मानेंगे, जैसे मैंने OA को माना था। ये देखिए प्रकार के नोक O पर रखे, O से A प्रकार को कितना फैलाएंगे, O से A की लंबाई तक इतना चाप फैलाएंगे। फिर पहले देख लीजिए क्या OB और OC और OA तीनों आपस में समान हैं। यदि तीनों आपस में समान है मतलब प्रकार की नोक आपकी पेंसिल A, B तीनों को छूती हुई जा रही है, तो तीनों को छूता हुआ एक वृत्त बना लीजिए, जैसा कि चित्र में मैंने बनाया। ये तो समझ में आ गया आपको क्या किया हमने।
ओ को, ये उपपत्ति में चल रहा है, देखिए उपपत्ति का नीचे वाला भाग मैं इधर लिख रहा हूं, इसको भी मैं मिटा देता हूं। चित्र बताना आवश्यक, इसलिए मैं चित्र को नहीं मिटा रहा। चित्र केवल आपको एक ही बार बनाना है रचना के साथ, उपपत्ति में नहीं करना है। हमने क्या किया अभी, ओ को केंद्र मानकर ओ ए या ओ बी या ओ सी, या उसको ऐसा कह सकते हैं आर, कितने त्रिज्या लेना है आर, अर्थात ओ ए या ओ बी या ओ सी त्रिज्या का ओ को केंद्र मान करके एक वृत्त खींचा। इतने से तो आपको ये समझ में आ गया। इससे तो ये सिद्ध हो जाता है कि तीन बिंदु ए बी सी जो असमरेख दिया हुआ था, तीन असमरेख बिंदुओं से एक वृत्त तो खींचा जा सकता है, जैसे कि हमने अभी किया। प्रमेय क्या कहता है, तीन असमरेख बिंदुओं से एक और केवल एक, मतलब दूसरा कदापि नहीं, दूसरा वृत्त संभव ही नहीं है। इस प्रमेय के कथन के अनुसार केवल एक ही वृत्त हो सकता है, इसके लिए दूसरा वृत्त संभव ही नहीं है जो तीनों बिंदुओं को छूता हुआ जाए। तो पहला एक वृत्त तो स्पष्ट हो गया कि एक ऐसा वृत्त होगा जिसका केंद्र O होगा और त्रिज्या R है, जो A B C तीनों को छूता हुआ जाए। तो O को केंद्र मानकर R त्रिज्या का एक वृत्त खींचा, COR, वृत्त कौन सा, COR खींचा। इससे यह सिद्ध हो जाता है कि तीनों असमरेख बिंदुओं, कौन कौन सा, तीनों असमरेख बिंदुओं A, B तथा C से होकर एक वृत्त खींचा जा सकता है। ए बी तथा सी से होकर तो एक वृत्त खींचा जा सकता है, ये तो हमने खींच के भी देख लिया। इस प्रकार से प्रमेय का कथन लगभग सिद्ध हो जाता है। हमने क्या लिखा, इससे यह सिद्ध, लगभग यह सिद्ध हो जाता है कि तीनों असमरेख बिंदुओं ए बी तथा सी से होकर एक वृत्त खींचा जा सकता है। जितना वर्डिंग में यहाँ, मतलब जितना जैसा हम लिख रहे हैं वैसे भी आपको इस प्रमेय में, प्रमेय को सिद्ध करते समय ये सारे चरण, स्टेप्स आपको भी लिखना होगा। याद करने का कोई टॉपिक नहीं है, जैसा आपने अभी तक चित्र में किया उसी को शब्दों में ढालना है, शब्दों में लिखना है। अब शब्दों में लिखने के बाद उपपत्ति में ज़्यादा कुछ लंबा नहीं है, उपपत्ति भी चित्र को देख के ही आपको समझाते चलना है। अभी तक हम क्या किए, एक वृत्त खींचा। अब कथन क्या कहता है कि तीन असमरेख बिंदुओं से होकर एक और केवल एक, अर्थात एक वृत्त तो हो सकता है, दूसरा कदापि नहीं, दूसरा वृत्त संभव ही नहीं है। प्रमेय के कथन अनुसार हमको यह दिखाना है कि दूसरा वृत्त संभव ही नहीं है। थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं संभावना कि हो सकता है कोई दूसरा वृत्त भी हो, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। देखो, यदि हम मान लेते हैं संभव हो, यदि संभव हो तो माना दूसरा वृत्त भी है, ऐसा भी लिखें। यदि संभव हो तो माना
एक अन्य वृत्त, ऐसा कह सकते हैं, एक अन्य वृत्त C और दूसरा वृत्त है जो पहले खींच चुके COR है, तो दूसरा वृत्त खींचेंगे तो उसका केंद्र भी अलग होगा, त्रिज्या भी अलग होगी, क्योंकि हम दूसरे वृत्त की बात करते हैं इसके अलावा। तो COR के अलावा एक अन्य वृत्त CO'S अर्थात उसका केंद्र बिंदु O' होगा, त्रिज्या S होगी। अभी हम संभावना की बात करते हैं, यदि हो सके तो यदि संभव हो तो हमने माना कि एक अन्य वृत्त CO'S है, एक अन्य, यहां पर वृत्त लिखूंगा मैं, एक अन्य वृत्त CO'S भी है जो ABC से होकर जाता है। हमने क्या क्या देखिए, एक दूसरा वृत्त लिया CO'S है जो ABC से होकर जाता है। ABC से होकर जाने वाला COR हमने पहले खींच लिया। अब इसके अलावा हम एक और वृत्त लेके चलते हैं जो ABC से होकर जाता है। अब ABC से होकर जाएगा तो उसका केंद्र बिंदु, जैसा कि हमने इसका केंद्र बिंदु O लिया था, वो कहां पर स्थित है, ध्यान से देखिए, AB और BC दोनों के लंबाधकों के कटान बिंदु पर। तो दूसरा वृत्त जो होगा उसका केंद्र बिंदु O' वो भी AB और BC के लंबाधकों के कटान बिंदु पर ही होगा। मिटा दूं मैं, हम यहां दूसरे वृत्त की संभावना देख रहे हैं कि संभावना है, क्या यह संभावना है कि ABC से होकर दूसरा वृत्त भी जा सकता है? तब हमने उसको कौन सा वृत्त माना, दूसरा वृत्त CO'S। अब यहां पर ध्यान से देखेंगे, उस स्थिति में O'S कहां होगा, वो भी AB और BC के लंबाधक पर होगा, लंबाधकों के कटान बिंदु पर होगा। ऐसी स्थिति में O'S AB तथा BC के लंबाधकों PL और QM पर स्थित होगा। O'S कहां स्थित होगा, वो बिंदु AB और BC के लंबाधक PL और QM पर स्थित, PL और QM को उभयनिष्ठ बिंदु है, यह हमने पहले बताया था। अब O'S की बात आ रही है, तो O'S AB तथा BC के लंबाधकों PL और QM पर स्थित होगा। अब दो रेखाओं पर एक बिंदु स्थित होगा, कहने का मतलब क्या हुआ, उन दोनों रेखाओं पर उभयनिष्ठ बिंदु होगा, अर्थात वो दोनों रेखाएं उस बिंदु पर प्रतिच्छेद भी करेंगी। हमने O'S को क्या कहा था, PL और QM पर स्थित है, तो एक बिंदु दो रेखाओं पर स्थित कब हो सकता है, जब दोनों रेखाएं असमांतर होंगी। क्योंकि PL और QM असमांतर तो हैं, हमने पहले ही बताया था कि PL और QM असमांतर भी हैं, परंतु हम ये भी जानते हैं, आपने पढ़ा भी होगा कि दो असमांतर रेखाएं, जिसको हम प्रतिच्छेदी रेखा भी कहते हैं, दो प्रतिच्छेदी रेखाएं एक दूसरे को एक और केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। इस प्रकार से चूंकि दो असमांतर रेखाएं
या इसको हम असमांतर को प्रतिच्छेदी भी कह सकते हैं, क्योंकि दो प्रतिच्छेदी रेखाएं एक दूसरे को एक और केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो यहां पर असमान दो प्रतिच्छेदी रेखाएं कौन कौन सी? चित्र के अनुसार PL और QM, अर्थात प्रतिच्छेद कर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, तब PL और QM असमांतर हैं, अतः PL और QM भी एक और केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। तात्पर्य यह हुआ कि PL और QM के लिए दो अलग अलग बिंदु संभव नहीं है, अर्थात दो PL और QM का दो अलग अलग प्रतिच्छेद बिंदु संभव नहीं है। चूंकि दो असमांतर रेखाएं एक दूसरे को केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, एक से अधिक बिंदुओं पर प्रतिच्छेद नहीं करती, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अब जो बात हो रही है कि PL और QM का कटान बिंदु तो वो पहले प्राप्त हुआ था, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि O' को भी हमने बताया था कि O' AB और BC के लंबार्धक PL और QM पर स्थित होना चाहिए। इस प्रकार से वो बिंदु O और बिंदु O' PL और QM का कटान बिंदु दो अलग अलग कटान बिंदु ना हो करके, ये दोनों बिंदु अलग अलग ना हो करके एक बिंदु होना चाहिए, क्योंकि दोनों का कटान बिंदु एक और केवल एक होता है। इससे कह सकते हैं इसलिए मतलब निष्कर्ष यही निकल रहा है कि बिंदु O और बिंदु O', बिंदु O तथा O' दो अलग अलग बिंदु ना होकर एक ही बिंदु होंगे। अभी तक हम बात कर रहे थे दो बिंदु O और O', अब बिंदु O तथा O' दो अलग अलग बिंदु ना होकर के केवल एक ही बिंदु होगा। तो O और O' दो अलग अलग नाम नहीं है, अब वो एक हैं। एक कब होंगे? दो अलग अलग बिंदु एक कब कहलाएंगे? जब दोनों बिंदु परस्पर समपाती हों, तो एक के ऊपर दूसरा बिंदु भी हो। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि O और O', इस प्रकार O तथा O' O और O' परस्पर समपाती होंगे। अब O और O' समपाती हैं, मतलब दोनों वृत्त जो हमने अलग अलग वृत्त की कल्पना की थी, एक वृत्त COR कहा था, दूसरा वृत्त जिसको हम अभी संभावना के रूप में देख रहे थे कि यदि संभव हो तो ऐसा हम दूसरा वृत्त मान के चल रहे थे। अब वास्तव में दूसरा दो वृत्त तो दोनों वृत्तों का केंद्र बिंदु समान हो गया। देखिए
ओ और डैश परस्पर संपाती हो गए। इसका मतलब ये हुआ ओ और ओ डैश परस्पर संपाती होंगे। अब ओ और ओ डैश संपाती है मतलब दोनों वृत्तों का केंद्र बिंदु समान है, और दोनों वृत्तों का केंद्र बिंदु समान है और वो दूसरा वृत्त जिसको हम कह रहे थे जिसका केंद्र बिंदु ओ डैश है, वह वृत्त भी ए बी सी से होकर जाना चाहिए। तो उस स्थिति में जिसको हम ओ डैश, अब ओ की जगह थोड़ी देर में ओ डैश लिखूं तो ओ ए या ओ डैश ए दोनों समान होगा, जिसको हम वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। तब ओ ए और ओ डैश एस, सॉरी ओ ए और ओ डैश ए, ये ओ डैश ए दूसरा केंद्र बिंदु ओ डैश के लिए ओ डैश ए, ओ भी ही ओ डैश भी है तो ओ से ए की लंबाई जिसको हमने आर माना था, और ओ डैश दूसरा बिंदु ओ डैश है तो ओ डैश से ए की या ओ डैश से बी या ओ डैश से बी सी, तीनों बिंदु ओ डैश से ए बी सी। ओ डैश क्यों कह रहे हैं? क्योंकि परस्पर संपाती हैं, तो ओ को ओ डैश भी पढ़ा जा सकता है, ओ डैश को ओ भी पढ़ा जा सकता है। दो अलग अलग बिंदु ना होकर के केवल एक ही बिंदु होंगे, मैं पहले लिख चुका हूं, दो अलग अलग बिंदु ना होकर के दोनों एक ही बिंदु होंगे। इस प्रकार ओ और ओ डैश संपाती हैं। तब ओ ए और ओ डैश ए दोनों आपस में ओ ए इक्वल आर और ओ डैश ए इक्वल आर, क्योंकि ओ और ओ डैश संपाती हैं, एक ही बिंदु हैं, इसलिए इसको ओ ए इक्वल ओ डैश ए इक्वल, सॉरी ऐसा लिखें, आर बराबर एस। तो दोनों वृत्तों के केंद्र बिंदु भी एक हैं और दोनों के त्रिज्याएं भी समान हैं। स्पष्ट नहीं हुआ? केंद्र बिंदु जिसको हमने ओ और ओ डैश माना था वो भी दोनों एक ही हैं, और दो हमने त्रिज्या माना था। यहाँ पर देखिए, एक त्रिज्या एस और दूसरी त्रिज्या माना था आर। ये दोनों त्रिज्याएं अलग अलग त्रिज्या ना होकर के दोनों की त्रिज्या भी समान है। तो जब केंद्र बिंदु भी समान है, त्रिज्या भी समान है, इस प्रकार इनसे बनने वाला दो वृत्त सी ओ आर और सी ओ डैश एस दो अलग अलग वृत्त ना होकर के एक ही वृत्त हैं, अर्थात दोनों एक दूसरे के सर्वांगसम है, ऐसा भी कह सकते हैं। दोनों समान हैं, दोनों वृत्त समान हैं, और दो वृत्त समान है, क्या आपको चित्र में दिखाई दे रहा है? यदि हम दूसरा वृत्त खींचते भी हैं तो उसी के ऊपर जाएगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि दूसरा वृत्त सी ओ आर और सी ओ डैश एस, ये दूसरा वृत्त है, वो आपस में सर्वांगसम होंगे, दोनों समान होंगे। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि तीन असमरेख बिंदुओं से एक वृत्त तो खींचा जा सकता है, फिर इन तीनों बिंदुओं से होकर जाने वाला एक अन्य वृत्त की हमने जो कल्पना की थी सी ओ डैश एस, वो वास्तव में कोई दूसरा वृत्त नहीं है बल्कि वही वृत्त है, क्योंकि दोनों का केंद्र बिंदु भी एक है, दोनों की त्रिज्या भी समान आता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि तीन असमरेख बिंदुओं से होकर जाने वाला दो वृत्त नहीं होते, बल्कि एक और केवल एक ही वृत्त होता है, और उसके अलावा कोई भी दूसरा वृत्त संभव नहीं है जो तीनों असमरेख बिंदुओं से होकर जाए। इस प्रकार से आपका प्रमेय सिद्ध हो जाता है। तो इसको हम लिखेंगे सी, इससे यह सिद्ध होता है कि तीन असमरेख बिंदुओं से होकर एक और केवल एक
एक और केवल एक खींचा जा सकता है। तो हमें क्या सिद्ध करना था, देखिए कि तीन असममित बिंदुओं ए, बी और सी से एक और केवल एक वृत्त ही खींचा जा सकता है। वो हमने अभी आपको सिद्ध करके दिखाया कि यदि दूसरा वृत्त की कल्पना किए थे, संभावना खोजे थे, लेकिन वास्तव में वो दूसरा वृत्त न होकर के वो वही वृत्त है जिसका केंद्र बिंदु भी दोनों समान है, क्योंकि ओ और ओ डैश संपाती होते हैं, दोनों के त्रिज्या भी समान है। और दो वृत्त जिनके केंद्र संपाती हो, त्रिज्या समान हो, तो उनको दोनों सर्वांग सम कहेंगे, और सर्वांग सम वृत्त अलग अलग न होकर के एक ही वृत्त होते हैं। इस प्रकार से आपका प्रमेय सिद्ध होता है कि तीन असममित बिंदुओं से होकर जाने वाला केवल एक ही वृत्त होता है, एक और केवल एक वृत्त ही खींचा जा सकता है। इस प्रकार से आपका अध्याय 10 वृत्त, इस पर आधारित इस अध्याय पर जो महत्वपूर्ण प्रमेय थे परीक्षा के दृष्टि से, ये जो प्रमेय और इन प्रमेय से आधारित जो प्रश्न अभ्यास, ऑब्जेक्टिव और खाली स्थान के जो प्रश्न आते हैं, ये 2 या 3 नंबर के जो छोटे प्रश्न आते हैं, आंकिक प्रश्न होते हैं, इन प्रमेयों का आप अच्छे से अभ्यास कीजिए। अब प्रमेय अब यदि आपको अच्छे से समझ में आ जाता है तो इन पर आधारित जो आंकिक प्रश्न होते हैं उसको भी आप भली भांति बना पाएंगे। कुछ प्रश्नों को मैंने अभ्यास करवाया था, और इस प्रकार से आपका जो अध्याय 10 आज पूर्ण होता है। अगली कक्षा में दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। धन्यवाद।